हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हमारा टॉपिक राजनीति सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करें। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सिद्धांत का महत्व देखिए, हमने पीछे ये जाना कि उसका अध्ययन करना क्यों, अब हम ये जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके महत्व को। राजनीति सिद्धांत के महत्व को विद्वानों द्वारा अविश्वास के साथ देखा गया है, जिसमें अधिकांश व्यवहारवादी विचार पद्धति के हैं। उन्होंने से अविश्वास इसलिए देखा क्योंकि व्यवहारवादी विचार, आपको पता है कि हमारा जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट होते हैं सारे, कोई भी, वो बहुत ही ज़्यादा बिहेवियर होते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल इन द सेंस वो उस तरीके से होता है कि उन्हें व्यक्ति के ऊपर अध्ययन करना पड़ता है, उनकी परिस्थितियों के ऊपर अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए से उन्होंने व्यवहारवादी पद्धति का बताया है और इसको ज़्यादा ट्रस्टी नहीं माना है। अब आगे है जॉन प्लेमेनाज डी ईज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी नामक अपने निबंध में सहमत नहीं हैं, चूँकि वह लिखते हैं राजनीति दर्शन यहाँ राजनीति सिद्धांत के अर्थ में, मतलब राजनीति दर्शन को, राजनीति सिद्धांत को दर्शन का नाम देके बोल रहे हैं कि राजनीति दर्शन मर चुकी है। मैंने लोगों को कहते सुना है, उन तर्कमूलक प्रत्यक्षवादियों व उनके उत्तरवादियों द्वारा मारा गया है, जो दिखा चुके हैं कि इन समस्याओं में से कई जो अतीत के महान राजनीतिक विचारों की चिंता में डालती है, दृष्टि संभ्रम व भाषा के दुरुपयोग पर आधारित मिथ्या है। उनका कहने का मतलब है कि राजनीतिक दर्शन मर गई है और उसको मारने का काम उन्हीं लोगों ने किया है जो तर्क देते हैं, जो उसके प्रति अपने एक्सप्लेनेशन और उसके वर्क को क्लेम करने की कोशिश करते हैं। और वह कहते हैं कि जो अतीत के महान राजनीतिक विचारक थे, उनको चिंता में डाल देती है कि कैसे हमारे किए गए काम को ये लोग रिकॉग्नाइज करने के बजाय उसे बहुत ज़्यादा ख़त्म करने पर लगे पड़े। उनका यहाँ पे यही कहने का मतलब है। फिर वो आगे कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत ने अपने प्रयोजन में निम्नलिखित रूप में कहे जा सकते हैं। पहला है मूल्य, मानदंडों व लक्ष्यों का एक अध्ययन है, यद्यपि यह ठीक वैसी जानकारी प्रस्तुत नहीं करता जैसे कि अनुभविक राजनीति सिद्धांत करता है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि कुछ मूल्य, मापदंड हैं और लक्ष्य हैं, आप उनका अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन वो जानकारी आप अनुभविक राजनीति सिद्धांत के रूप में नहीं कर रहे हैं। वह आपको पता होगा, हमने अनुभविक राजनीति सिद्धांत पढ़ा था, हमने उसे दर्शन के रूप में पढ़ा, उसे हमने सिद्धांत के रूप में पढ़ा, नियामक भी पढ़ा था, अनुभविक वर्सेस नियामक के रूप में हमने उसका कंपैरिजन किया था। अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आई अनुभविक और नियामक क्या है, तो आप मेरा पहला वीडियो देखिए इस प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि वो क्या चीज़ है, वो क्या बोलना चाहते हैं। अब हम आगे चलेंगे उनके नेक्स्ट कमेंट पे। वो ये है कि यह उन सिद्धांतों का एक अध्ययन है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से, सशक्त रूप से मनुष्य की स्वयं की व समाज की छवियों को प्रभावित किया है और उनके सामाजिक व राजनीतिक व्यवहार को गंभीरता से निर्धारित किया है। तो ये मनुष्य, मतलब इसको आप, मैं कैसे समझाऊँ, बहुत इजी लैंग्वेज में आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनुष्य की छवि के बारे में, समाज के बारे में, उसके अध्ययन को बताता है, उसके बदलावों को ये बताता है। आगे बोलते हैं कि इसमें सामाजिक रूप से अनुकूलित विचारधारा का एक तत्व है। यह विचारधारा एक दृष्टिभ्रम हो सकती है, फिर जब तक कि मनुष्य को यह दृष्टिभ्रम ना होते सामाजिक विकास का पथ वो ना होता। उनका कहने का मतलब है कि हमने इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मिराज का मतलब आपको मिराज का हिंदी होता है मृग तृष्णा, जो हमें रेगिस्तान में दिखाई देती है। मिराज मतलब जैसे कि ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है और उसे मिराज आ रहे हैं कि यहाँ पानी है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में रेगिस्तान में ऐसा होता नहीं है, पानी वहाँ बहुत दूर दूर तक नहीं होता है, इसलिए व्यक्ति को मिराज आने लगते हैं कि वो आगे चलकर पानी है और वो उस भ्रम में वो आगे चल के नए रास्ते खोज भी सकता है, वो अपनी मंजिल पहुँच भी सकता है या फिर वो खो भी सकता है। अगर उसने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया, कोई गलत दिशा पकड़ ली, तो वो खो भी सकता है और अपनी सही जगह में पहुँच भी सकता है। तो यहाँ पे वो मिराज का प्रयोग करें, उनका यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि जो हमारा मिराज है ना, जो हमारे दृष्टिभ्रम है, वो सही भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर वो दृष्टिभ्रम नहीं होते तो हमारा जो विकास हुआ है आज के समय में शायद वो नहीं होता। आपको पता है राजनीति सिद्धांत में बहुत सारी चीज़ें इतिहास से ली गई हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक्स से ली गई हैं, बहुत सामाजिक से ली गई हैं, बहुत सारी चीज़ों से ली गई हैं। तो वो वही कहना चाहते हैं कि इसके विकास में या समाज के विकास में कभी कभी हमें मिराज का या दृष्टिभ्रम का प्रयोग करना चाहिए, वो हमारे विकास के लिए अच्छा होता है। जैसे विज्ञान में
अक्सर क्या होता है कि कोई एलिमेंट की खोज की गई है, कोई रिसर्च किया जा रहा है या कुछ नया फार्मूला बनाया जा रहा है, लेकिन गलती से कोई और चीज़ बन रहा है। जैसे रेडियम की खोज कैसे हुई? रेडियम की खोज गलती से ही तो हुई थी, लेकिन आज के समय में रेडियम कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वही चीज़ें हैं कि हम गलती से चीज़ों को अच्छा भी बना सकते हैं, और अगर ये दृष्टिभ्रम ना होते तो हम सामाजिक विकास का पथ वो ना होता। अगर रेडियम ना होता तो शायद कुछ और चीज़ें होती। या एग्जाम्पल लीजिए वर्ल्ड वॉर, अगर वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहे होते तो हमें ग्लोबलाइजेशन नहीं मिलता, हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, वो इंटरेक्शन नहीं मिलता कंट्रीज़ के बीच में, जिसे हम बोलते हैं कि आज के समय में जो पूरा वर्ल्ड है वो एक गांव के रूप में बन चुका है। वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। कोई भी देश संप्रभु मतलब खुद कुछ नहीं कर सकता, मतलब खुद कर सकता, लेकिन यहाँ पे है कि वह अकेला अलग थलग नहीं रह सकता है। वो ये मतलब आज के समय में अगर अमेरिका बोलता है चाइना से कि हमें ट्रेड नहीं करना, उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ों के लिए वो चाइना पे, भारत पे, किसी भी उस पर डिपेंडेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका है ये हमारा और इसने इससे अपने आप को पूरी तरीके से क्लोज कर लिया है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आज के समय की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर वो चीज़ें डेवलप हो जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप हो जाए किसी भी चीज़ों से, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन आज के समय में कोई भी देश अपने आप को पूर्णतः किसी से अलग नहीं कर सकता है। वो किसी न किसी रूप में हर किसी से कनेक्टेड है। हर कोई अपने देश के अंदर हर कुछ इन्वेंट या फिर वो आता वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे उन्हीं सामाजिक विकास, अगर आप बात बताइए कि अगर ग्लोबलाइजेशन, कोल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सब चीज़ें नहीं हो रही तो शायद हमें जो देश का जो नज़रिया है कुछ और देखने को मिलता। इवन हमारा जो आज के समय में कोरोना वायरस है वो भी हमें दुनिया देश के रिश्तों के बीच में एक नया तरीका, जीने का तरीका, ये सब और उनके बीच में रिलेशंस को दिखा रहा है। अगर कोल्ड वॉर नहीं तो हमारी ज़िंदगी पहले जैसी चल रही होती, लेकिन कोल्ड वॉर ने हमें बहुत अलग अलग चीज़ें दिखाई है। ऐसे ही है, यह राजनीति सिद्धांत की एक सशक्त व्यवस्था बनाता है जो हमें एक उचित राजनीतिक कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन कर सकता है। इससे राजनीतिक सिद्धांति, जैसा कि प्ले में नाच कहते हैं, निष्कपट ग्राहक पर छोड़ते हुए निष्कपट दुकानदारों की भांति विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उन सबका ठीक ठाक वर्णन करते हुए यह ग्राहक पर छोड़ते हुए कि सबसे अच्छा क्या लगता है प्रदर्शित करता है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक दुकानदार का काम क्या है कि उसके दुकान में कोई ग्राहक आया है तो उससे जो चीज़ चाहिए उससे रिलेटेड हर चीज़ उसके सामने रखते हैं। जैसे कि उसे कुछ ड्रेस लेनी है, किसी को कोई ड्रेस लेनी है तो उसने उस तरह के ड्रेस की उसने 5-7 वैरायटीज़, जो भी वैरायटीज़ हैं, कलर्स हैं, वो सब दिखा दी। अब उसने बोला अब ये आपका काम है कि आपको क्या पसंद आया है। यहाँ पे एक्जैक्टली उन्होंने इसी एग्जांपल को यूज़ किया है कि अब ये ग्राहक की समझ है, ग्राहक की चॉइस है कि वो उसे किस प्रकार देखना चाहता है। ऐसी है, वह सिद्धांतों का एक तारतम्य पैदा करते हैं और यह स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य अपने विकल्पों को चुनने के लिए उनका किस प्रकार प्रयोग करें, और वह विचार कि मात्र रसद दरोगा नहीं, वह उपदेशक व प्रचारक हैं। उनका कहने का मतलब है कि आपको अगर अपने विचारों को चुनना है, आपको अपने विकल्पों को चुनना है, तो आपको सिर्फ उसका रिसिप्टर नहीं होना है, आपको उसका इंस्ट्रक्टर भी होना है। ठीक है, आपको अपने विचार तय करना है, आप उनका प्रचारक बनेंगे, उपदेशक बनेंगे, जो करना है वो आपको करना है। ठीक है, ये आपके विचार होने चाहिए। सी राइट मिल्स लिखते हैं, राजनीतिक मीमांसाएं प्रज्ञात्मक व नैतिक रचनाएं हैं। उनमें उच्च विचार, सरल आदर्श वाक्य, संदिग्ध तथ्य, अपक्य विचार व परिष्कृत सिद्धांत शामिल होते हैं। वह राजनीति सिद्धांत के महत्व को यह कहते हुए व्याख्या करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली देखिए जो इतने बड़े बड़े वर्ड्स इन्होंने पहले ऊपर ये यूज़ किए, इतने कुछ खास है नहीं। यहाँ पे ये फिलॉसफी की बात कर रहे होते हैं, मोरालिटी की बात कर रहे होते हैं राजनीतिक सिद्धांत के रूप में। चलिए हम कहते हैं, अब हम शुरू करते हैं कि आगे कहना क्या चाहते हैं। पहला वही कहते हैं कि वह स्वयं ही एक सामाजिक सच्चाई है। यह इस लिहाज से एक विचारधारा है कि कुछ संस्थाएं व प्रथाएं सही ठहराई जाती है तथा अन्यों पर आपेक्ष लगाया जाता है। यह शब्द प्रयोग शैलियाँ प्रदान करता है जिसमें मांग उठाई जाती है, आलोचनाएं की जाती है, परामर्श दिए जाते हैं, उद्घोषणाएं सूत्रबद्ध की जाती हैं और यदाकदा नीतियाँ निर्धारित की जाती है। राजनीति सिद्धांत के बारे में वो कहना चाह रहे हैं कि ये सामाजिक सच्चाई है, ये हमें शैलियाँ देती हैं अपनी बात को रखने की, अपनी आवाज़ों को उठाने की, आलोचनाएं करने की, परामर्श वगैरह की, जो हम आज के समय में राजनीति में देखते आ रहे हैं। वो उन्हीं चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं कि हमें ये एक तरीके का मंच दे रही है। आगे है, यह एक आचार नियमावली आदर्श है जो सामान्यतः व कृत्रिमता
के विभिन्न स्तरों पर मनुष्य घटनाओं व आंदोलनों को परखने में आकांक्षाओं व नीतियों हेतु लक्ष्यों व दिशा निर्देशों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनका यहाँ पे कहने का मतलब है कि अलग अलग स्तर पर या तो आप जर्नली या फिर आप इसे मैन्युफैक्चर, आप इसको अलग अलग तरीके से रीड कर सकते हैं, उनके दिशा निर्देशों को, उनके लक्ष्यों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं उनके रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट वो ये बोलते हैं कि यह कर्म के सुधार, क्रांति व परीक्षण के साधनों के अभिलक्षणों को लक्षित करता है। इसमें वह रणनीतियाँ व कार्यक्रम शामिल हैं जो साध्यों व साधनों दोनों को प्रस्तुत करते हैं। संक्षिप्त में ये उन ऐतिहासिक को अभिहित करता है, यानी ऐतिहासिक स्तरों को अभिहित करता है जिनके द्वारा आदर्शों पर विजय प्राप्त करनी होती है अथवा उन्हें जीत लेने के बाद कायम करना होता है। ये कहने का मतलब यह है कि यह क्रांति सुधार के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करता है। फिर ये कहता है कि आपको उन लक्ष्यों को सिर्फ प्राप्त ही नहीं करना है, उन आदर्शों के माध्यम से सिर्फ प्राप्त ही नहीं करना है, उनको कायम भी रखना है। यहाँ पे इन्हीं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे हमारा है चौथा, इसमें मनुष्य समाज इतिहास के सिद्धांत सम्मिलित हैं अथवा कम से कम इस बारे में कल्पनाएं की इनसे मिलकर समाज कैसे बना है और यह कैसे कार्य करता है। यह बताता है वह किस प्रकार ढूंढे कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हम संभवतः जा रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि हमें इन कल्पनाओं को समझना होगा, इन चीज़ों को जानना होगा कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और हम किस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। यह सिद्धांत मनुष्य, समाज, इतिहास सबको सम्मिलित कर रहा होता है। ठीक है, ये किसी को भी छोड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि हमें किसी भी चीज़ के अध्ययन के लिए हर एक चीज़ को, उसकी परिस्थितियों को, उसकी दिशाओं को, उसकी मनोस्थितियों को समझने की ज़रूरत होती है। हर एक चीज़ों को समझने के बाद ही हम जान पाएंगे कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो किस प्रकार होगा। अब आगे हमारा पॉइंट है, राजनीतिक सिद्धांत उस संसार को पूरी तरह समझने पर अभिलक्षित है जिसमें यह जन्म लेता है। यानी कि वह जिस समय पे, जिस समाज में जिसने जन्म लिया, उसे समझने की कोशिश करता है, उसको लक्ष्य बनाता है। यह इसके मुख्य लक्षण को पहचानने, इसके संकट को समझने का प्रयास करता है। यानी कि संकट, पहले तो मुख्य लक्षणों को समझेगा, फिर क्या संकट आने वाले हैं उनको समझेगा, उनका समाधान कैसे होगा उनको समझने की कोशिश करेगा। यानी उस संकट का समाधान करने हेतु उसकी क्षमता को निर्धारित करता है। राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य को स्वयं और स्वयं के बाद उसके राजतंत्र व इतिहास को समझने की क्षमता में योगदान देता है। उसका कहने का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत हमारा जो हमारा तंत्र है, यहाँ पे राजतंत्र की बात कही, जो भी हमारा शासन तंत्र है, तो लेकिन उन्होंने राजतंत्र और इतिहास के बारे में बात कही। कहता है उसको समझने के लिए हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करता है कि कोई भी जो राज परिवार है वो ये डिसाइड कर चुका होता है कि मेरे बाद कौन इसका राजा बनेगा, फिर कौन बनेगा। अक्सर गद्दी के लिए भाइयों के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, हम ये इतिहास में देख चुके हैं कि ऐसे युद्ध होते हैं, कभी कोई हारता, कभी कोई जीतता। तो वही बताने की कोशिश करते हैं कि हम उन तथ्यों से इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि उस समय का जो राजतंत्र, उसका इतिहास है वो क्या रहा है और वो क्यों इस प्रकार रहा। मतलब कि जैसे आपको पता है, अजातशत्रु ने अपने ही पिता को कैद किया था। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये इसी बारे में बताया गया है कि आपको अपने जो हमारा जो राजनीतिक सिद्धांत है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। आगे, यह मनुष्य को अपने निजी सामान्य कामों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने को प्रेरित करता है। संक्षेप में बात यह है कि यह स्पष्ट करता है, समझाता है, मूल्यांकन करता है, जानकारी देता है और अदल बदल करता है। मतलब आपने जो भी काम सोचा है, आपका सब उस पर नियंत्रण होना चाहिए। हर एक चीज़ आपके नियंत्रण में होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके विचार हैं। यहाँ पे उनका कहने का मतलब यही है। अब है निष्कर्ष। हम, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया था कि हमारा हमारी आखिरी वीडियो है इस चैप्टर की, तो चलिए हम निष्कर्ष के माध्यम से समझते हैं कि पूरा चैप्टर क्या बात करना चाहता था। देखिए, निष्कर्ष छोटा सा है और चैप्टर इतना बड़ा है, तो सिर्फ निष्कर्ष को सुनकर या आखिरी वीडियो को सुनकर आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। निष्कर्ष ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत उच्चतम राजनीतिक व्यवस्था का एक आदर्श खड़ा करता है, विधिवत संचयन हेतु एक मार्गदर्शन के रूप में काम करता है, राजनीतिक आंकड़ों का एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक यथार्थताओं की व्याख्या उस बात पर निर्णय लेने की चेष्टा किए बगैर करता है जिसका वर्णन किया जा रहा है, दर्शन के रूप में उन आचार नियमों की व्याख्या करता है जो सभी के लिए उत्तम जीवन सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। तो हम ये सब चीज़ें पीछे पढ़ते ही आ रहे हैं, यही चीज़ें हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो निष्कर्ष भी यही बताना चाह रहा है कि कैसे राजनीतिक सिद्धांत के रूप में काम करता है, कैसे विज्ञान के रूप में, कैसे दर्शन के रूप में। अब हमारा जो सारांश है, हम पहले उसे समझ लेंगे।
सारांश। राजनीतिक सिद्धांत एक परिकल्पना है जो भी राजनीतिक है से जुड़ा है, यानी किसी ऐसी चीज़ का दर्शन व विज्ञान जो राजनीति है। सिवाय मोटे तौर पर राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति के विषय में अथवा राजनीतिक सिद्धांत से संबंध कुछ भी के रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे यही चीज़ हम शुरू में देख चुके थे कि कैसे सिवायन इसको बोलते हैं कि जो है हमें उस पर काम करना चाहिए, जो राजनीति से जुड़ा है हमें वो चीज़ समझनी चाहिए। तो वह उस विषय को ही बताते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के विषय से जुड़ा हुआ है और कैसे वह उसे प्रभावित करता है और परिभाषित भी करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत की एक अधिक विस्तृत परिभाषा ब्लूहेन द्वारा दी गई है। वह कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि राजनीति समग्र में क्या है। राजनीतिक जगत की एक आम समझ, एक आचार विचार संबंधी मानक, इसके बगैर हमें घटना को मान्यता नहीं देनी चाहिए। यह क्यों हुई का निर्णय नहीं करना चाहिए, अच्छी थी या बुरी का फैसला नहीं करना चाहिए, आगे क्या होने वाला है का निश्चय नहीं करना चाहिए। उसने बोला कि आप ये मत सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, आप सिर्फ घटना पर ध्यान दो। उनका कहने का मतलब है सिर्फ घटना पर ध्यान दो। अब ये मत समझो क्यों हुई, अब किसका रिजल्ट क्या होगा, ये जो घटना हुई अच्छी थी या बुरी थी, इन चीज़ों का अब सोच समझ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि घटना तो घट चुकी है, अब जो होना होगा वो होगा ही। उसके बारे में आप समय मत ख़त्म कीजिए अपना। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत इतिहास है, जहाँ कि यह तथ्यों पर आधारित है। ये दर्शन है जहाँ तक कि यह दृश्य घटना का मूल्यांकन करता है। ये विज्ञान है जहाँ तक ये चीज़ों की व्याख्या वैज्ञानिक रूप से करता है। तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी, हम शुरू से हम यही चीज़ों को समझ रहे हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत अपने नियामक अतीत से अपने वैज्ञानिक वर्तमान तक विकसित हुआ है और यह भविष्य में इतिहास, दर्शन व विज्ञान तथा मानकीवाद व अनुभववाद का एक संयोजन बनाने की ओर अग्रसर है। राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ एक दृष्टिभ्रम नहीं है, यह निष्प्रमाण नहीं है। इसकी प्रासंगिकता इसके एक व्यवहारिक कार्यकलाप होने में है। यह न सिर्फ आदमी, समाज तथा इतिहास की परिकल्पना प्रस्तुत करता है, बल्कि हमें कर्म का एक सिद्धांत भी देता है, सुधार, क्रांति और परीक्षण। यहाँ पे वो कहने का मतलब है कि ये अपने अतीत से बना है और मतलब अपने अतीत से वर्तमान तक ये वैज्ञानिक तरीके से विकसित हुआ है। और जो इसका भविष्य, मतलब वो कहते हैं कि भविष्य में इतिहास, दर्शन व विज्ञान, जो हमने आपको पता होगा कि हमने किन किन चीज़ों से इसे पढ़ा है। हम शुरू से हम इसको इतिहास के रूप में, दर्शन के रूप में, विज्ञान के रूप में समझ रहे हैं, हम इसको अनुभाविक रूप में समझ रहे हैं, इसको नियामक के रूप में समझ रहे हैं। तो वो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आखिर देखिए, हमने पिछले समझा था कि दृष्टिभ्रम नहीं है। अगर दृष्टि मतलब कि उनका कहने का मतलब ये सिर्फ दृष्टिभ्रम है और ये सामाजिक विकास में हेल्प करता है, लेकिन वो यहाँ पे इसे दृष्टिभ्रम नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दृष्टिभ्रम नहीं है, हर एक घटना के पीछे कुछ कारण होते हैं, ये वही कारण है। और फिर वो कहते हैं कि आदमी, समाज, इतिहास की परिकल्पना को प्रस्तुत करता है, उसे समझने का सिद्धांत देता है, और वो है सुधार, क्रांति या परिरक्षण। जैसे कि आपको पता ही है, क्रांति के माध्यम से बदलाव होते हैं, सुधार के माध्यम से तो बदलाव होते ही हैं। तो इन्हीं चीज़ों की वो बात कर रहे होते हैं। तो अब हमारा जो यूनिट था वो यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट हमारे चैप्टर के साथ। तो मेरे हिसाब से उम्मीद है आप प्लीज़ उसे थोड़ा सा तो पढ़ के ही आइएगा, ताकि वो समझने में ईजी हो। खैर वो बहुत ईजी चैप्टर है, इतना कोई उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। अब सारे ईजी चैप्टर ही आएंगे हमारे। मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।